हाँ जी, नमस्कार जी। आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। अपने जो राजस्थान इतिहास की जो क्लासेस चल रही थी 4th ग्रेड के लिए, उनके संदर्भ में अपने बातें कर रहे थे। राजस्थान की ऐतिहासिक घटना जो अपने टॉपिक में दिया गया है, राजस्थान के इतिहास से संबंधित, जहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता है, आपकी बार आशंका है, तो उन सभी को मद्देनजर रखते हुए, उनको टारगेट करते हुए ये 4th ग्रेड की सीरीज चलाई गई है। और उस सीरीज के माध्यम से आज जो अपने पढ़ेंगे बूंदी पढ़ लेंगे। अब से पहले मैंने बता दिया कि आपको प्रतिहार करा चुके हैं। चौहान जो है वो चौहानों की सीरीज चालू हो चुकी थी, जिसके अंतर्गत अपने अजमेर शाकंभरी के चौहान करा चुके थे, रणथंभौर के चौहान करवा चुके थे। और अब जो अपने करवाएंगे, आज जो कराएंगे, वो कराएंगे हाड़ौती वाले चौहान। हाड़ौती के अंदर कोटा और बूंदी दोनों के चौहान आएंगे। तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे इसके अंदर, वो पढ़ेंगे अपने बूंदी के चौहान। तो उससे पहले अपने मैं कहना चाहता हूं कि अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपको ये फ्री कंटेंट दिया जा रहा है, तो उसका आनंद लेने के साथ साथ में दूसरों को भी आनंद लेने दीजिए। उससे हमारा भी हौसला अफजाई होगा। तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी कमी हो, अच्छाई हो, जो भी चीज है वो डाल दिया करो, है ना। तो ज्यादा आपका समय जाया न करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ते हुए क्रम के अंदर आज जो अपने करेंगे, सबसे पहले वो करेंगे बूंदी के चौहान। कौन से करेंगे? बूंदी के चौहान करेंगे। तो अपने दोस्तों के अंदर शेयर करते रहिए भाई। और अपने हिंदी की भी क्लास अपने 4th ग्रेड की शुरू होने वाली है अपने थोड़े ही समय के अंदर, यानी कि आगे 1 या 2 दिन के अंदर आपको क्लास वो मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जैसे भी सूचना होगी वो आप तक पहुंच जाएगी। इसके लिए आप बेल आइकन का बटन दबा लीजिए और अपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना लिंक दिया हुआ है। तो अपने आगे बढ़ते हैं और अपने करते हैं आज बूंदी के चौहान। बूंदी के चौहान करने से पहले मैं बता दूं, कोटा और बूंदी वाले चौहानों की अगर मैं बात कर लूं, कोटा और बूंदी वाले चौहानों की अगर मैं बात कर लूं, तो कोटा और बूंदी के जो चौहान थे वो कहलाए थे हाड़ा चौहान। क्या कहलाए थे? हाड़ा चौहान कहलाए थे। ये क्या कहलाए थे? हाड़ा चौहान कहलाए थे। ये क्या कहलाए थे? हाड़ा चौहान कहलाए थे। याद रखना, हाड़ा चौहान। हाड़ा चौहान कहलाए थे क्योंकि ये हाड़ौती क्षेत्र में रहते थे। किस क्षेत्र में रहते थे? हाड़ौती क्षेत्र में रहते थे। मालवा के पठार का हिस्सा जो कि राजस्थान के अंदर हाड़ौती का क्षेत्र कहलाता है। कोटा, बूंदी, भारा, झालावाड़ के अंदर बात कर लेते हैं। तो अपने झालावाड़ की बात करेंगे, अपने कोटा की भी बात करेंगे, अपने बूंदी की भी बात करेंगे। एक एक बिंदु पर, महीन बिंदुओं पर जाएंगे, ठीक है ना। अपने समय को जाया ना करते हुए अपने आगे बढ़ते हैं। आज जो पहले क्रम के अंदर हाड़ा चौहानों को पढ़ेंगे वो है अपना कौन सा? बूंदी के चौहान। बूंदी की बात कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपनी पहली स्लाइड पर चलते हैं। आपको पता है जो हाड़ौती का क्षेत्र है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर स्थित है। आप देखते हो कि कोटा, बूंदी, बारां जो है वो बिल्कुल दक्षिणी पूर्वी भाग वाला क्षेत्र है। और उसके अंदर क्या है, ये भाग पड़ता है। तो याद रखना, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग कौन सा? राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग की बात कर लेते हैं। दक्षिणी पूर्वी भाग की बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को क्या बोला जाता है? राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग क्या कहलाता है? राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग कहलाता है क्या? क्या कहलाता है? हाड़ौती वाला क्षेत्र कहलाता है। हाड़ौती वाले क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, जो हाड़ा चौहानों द्वारा शासित था। किसके द्वारा? हाड़ा चौहानों द्वारा शासित था। इसी कारण क्या कहलाया था? ये हाड़ौती क्षेत्र क्या कहलाया था? हाड़ौती क्षेत्र कहलाया था। और इसमें बूंदी और कोटा का भाग शामिल है। और उनके साथ साथ में झालावाड़ को भी रखा जाता है। कहते हैं कि राजस्थान की नवीनतम रियासत है झालावाड़। राजस्थान की नवीनतम रियासत है झालावाड़। और झालावाड़ का जो संस्थापक मदनपाल सिंह को माना जाता है। किसे माना जाता है? मदनपाल सिंह को माना जाता है। प्रारंभ में बूंदी की बात करें तो प्रारंभ में इस क्षेत्र पर मीणों का अधिकार था। किनका अधिकार था? मीणों का। तो याद रखना, पूछ सकता है कि प्रारंभ में बूंदी पर किनका अधिकार था? तो याद रखना, किनका था? मीणों का अधिकार था। कहते हैं कि वो एक मीणा का नाम था, उस मीणा का नाम क्या है? बूंदा मीणा। क्या नाम है? बूंदा मीणा। और इस बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी का नाम पड़ा बूंदी। क्या नाम पड़ा? बूंदी। खातौली बूंदी। आपको पता है 1517 ईस्वी के अंदर खातौली बूंदी के अंदर क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ था, जिसे क्या बोलते हैं? खातौली का युद्ध बोला जाता है। राणा सांगा के मध्य। किसके मध्य? राणा सांगा और किसके मध्य हुआ था? कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा मुझे। आपको पता है कि खातौली का युद्ध 1517 के अंदर हुआ था। बूंदी का नामकरण बूंदा के नाम पर हुआ है। कुंभा की बात करें तो कुंभाकालीन
कुंभाकालीन 1439 रणकपुर अभिलेख में बूंदी का नाम क्या बताया गया है? तो बूंदी का प्राचीन नाम क्या मिलता है? वृंदावती मिलता है। बूंदी का प्राचीन नाम क्या मिलता है? वृंदावती मिलता है। क्या मिलता है? वृंदावती मिलता है। जिससे अपने पुरानी क्लासों के अंदर मैंने पढ़ाया, मेड़ता का पूरा नाम मेड़तंकपुर मिलता है। जालोर का पुराना नाम अपना क्या मिलता है? भीनमाल मिलता है। उसी प्रकार बूंदी का पुराना नाम क्या मिलता है? वृंदावती मिलता है। ये जो हमें जानकारी देने वाला स्रोत है वो है 1439 ईस्वी का कुंभा का एक अभिलेख है, जिसे बोलते हैं रणकपुर का अभिलेख या रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी के अंदर बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं अपने। अब सबसे पहले शासकों की बात करें तो सबसे पहले शासकों के क्रम में आता है हमारे सामने कौन सा आता है भाई? कौन सा आता है? आ गया कौन सा? देवी सिंघाड़ा। देवी सिंघाड़ा की बात कर ली जाए तो याद रखना बूंदी रियासत का संस्थापक, बूंदी रियासत का संस्थापक, बूंदी के चौहानों का संस्थापक किसे बोला जाता है? देवी सिंघाड़ा को बोला जाता है। लेकिन बूंदी का नाम तो देवा बुंदा के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर पड़ा था? देवा बुंदा के नाम पर पड़ा था। तो याद रखना बूंदी की जो स्थापना मानी जाती है, बूंदी की जो स्थापना मानी जाती है वो मानी जाती है कब से? बूंदी की जो स्थापना मानी जाती है 1241 ईस्वी से मानी जाती है। 1241 ईस्वी से मानी जाती है। तो और इसका संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक कौन है? देवी सिंघाड़ा। कौन है? देवी सिंघाड़ा या देवा सिंह बोलते हैं जिसे, या देवा बुंदा के नाम से भी जाना जाता है ये। ठीक है जी। देवी सिंघाड़ा की बात करें तो इसका कार्यकाल सिर्फ 2 साल का था। 1241 से लेकर 1243 के मध्य इसने राज किया था और इसने बूंदी में चौहान वंश की नींव डाली थी। चौहान वंश की नींव डालने वाला देवी सिंघाड़ा था। बूंदी का नाम तो राव बुंदा के नाम पर पड़ा था, जो कि एक मीणा था। देवी सिंघाड़ा की बात करें जिसे देवा हाड़ा भी बोला जाता है। मेवाड़ राज्य के अंदर बंबावती नामक एक स्थान पड़ता है। मेवाड़ राज्य जो है ना, मेवाड़ राज्य जिसका शासक कुंभा था, जिसकी एक प्रशस्ति बनाई थी जिसने रणकपुर प्रशस्ति, और कब? 1439 जिसके अंदर बूंदी को वृंदावती कहा गया है। उसी मेवाड़ का एक हिस्सा थी जिसका नाम क्या था? बंबावदे। क्या नाम था? बंबावदे था। और उस बंबावदे की बात कर ली जाए तो उस बंबावदे नामक ठिकाने का जो सामंत था वो था कौन सा? देवी सिंघाड़ा था। कौन था? देवी सिंघाड़ा। तो कहते हैं ना कि देवी सिंह जो है वो मेवाड़ राज्य के अंतर्गत जो अपने बंबावदे आता है उसका सामंत और हाड़ा शाखा का चौहान था वो। ठीक है। तो याद रखना कि देवी सिंघाड़ा ने बूंदी में चौहान वंश की नींव डालने से पहले कौन था वो? तो याद रखना बंबावदे का क्या था? सामंत था। और 1241 ईस्वी के अंदर क्या करता है ये? वहां क्षेत्र के मीणाओं को क्या कर देता है? पराजित कर देता है और बूंदी में चौहान वंश की नींव डाल देता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले 1243 में अपने जीवन काल में अपने पुत्र समर सिंह को हड़ौती का शासक बना देता है। इसका जो आगे वाला जो शासक रहेगा, इसका जो आगे वाला उत्तराधिकारी रहेगा वो रहेगा समर सिंह। समर सिंह किसका पुत्र है? देवी सिंघाड़ा का पुत्र है। 1264 ईस्वी में कोटिया शाखा के भिलों को हराकर कोटा पर अपना अधिकार किया और उसने अपने पुत्र जैत्र सिंह को दे दिया था। इस तरह कोटा प्रारंभ में बूंदी राज्य का ही एक भाग था। देखिए 2 चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब यहां से आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए बूंदी का जो संस्थापक है वो कौन है? बूंदी में चौहान वंश का संस्थापक कौन है? बूंदी में चौहान वंश का संस्थापक है साहब देवा सिंघाड़ा या देवी सिंघाड़ा या देवा बुंदा भी बोला जाता है 1241 ईस्वी के अंदर। ठीक है। अब याद रखना कि बूंदी जो है वो बूंदी के अधीन कोटा था। पहले कोटा है ना, कोटा किसके अधीन था? बूंदी के अधीन था। वो बाद में स्वतंत्र रियासत बनी थी। कब बनी थी? वो बाद में स्वतंत्र रियासत बनी थी। पहले ये बूंदी का ही हिस्सा थी। उसके बाद में देवा बुंदा जो है बूंदी का संस्थापक था। देवा बुंदा का एक पुत्र था जिसका नाम था समर सिंह। समर सिंह कहते हैं कि समर सिंह जब शासक बना तो कहते हैं कि कोटिया भील रहते थे कोटा के अंदर।
कौन से भील रहते थे? कोटिया भील रहते थे। उन कोटिया भीलों को हरा दिया किसने? समर सिंह ने। समर सिंह ने उस कोटिया भील को हराकर क्या किया? उस कोटा वाले क्षेत्र पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद में समर सिंह ने वो जो रियासत थी, वो जो ठिकाना था, वो जो कोटा का क्षेत्र था, वो अपने पुत्र जेतर सिंह को दे दिया। भाई क्या दे दिया? वो जेतर सिंह को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? अब तक क्या है कि पहले को बूंदी के अधीन थी, अब भी ये क्या है? बूंदी के ही अधीन रहेगी। लेकिन उसका प्रशासक किसको बना दिया? अपने पुत्र जेतर सिंह को बना दिया। जेतर सिंह को किसने बना दिया? समर सिंह ने बना दिया। लेकिन अब तक कोटा आजाद नहीं, अपने कोटा क्या है? स्वतंत्र नहीं हुआ। स्वतंत्र होगा तो याद रखना, स्वतंत्र कोटा राज्य का संस्थापक, तो याद रखना स्वतंत्र कोटा रियासत का संस्थापक। स्वतंत्र कोटा रियासत का संस्थापक कौन था? स्वतंत्र कोटा रियासत का संस्थापक कौन था? माधो सिंह। याद रखना भाई मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना मेरे लड्डुओं, याद रखना माधो सिंह था। याद रखना माधो सिंह था। स्वतंत्र शब्द लिखा है। कोटा में चौहान वंश की नींव डालने वाला कौन था? माधो सिंह था। लेकिन कोटा किसके अधीन था? बूंदी के अधीन था। बूंदी के अधीन था तो कोटिया भिल्लों को किसने राया था? समर सिंह ने राया था। समर सिंह ने जीतकर किसको दे दिया था? अपने पुत्र जेतर सिंह को ये कोटा दे दिया था। याद रखना, याद रखना। लेकिन कोटा को स्वतंत्र रियासत बनाने वाला कौन था? कोटा के अंदर चौहान वंश की नींव डालने वाला कौन था? तो याद रखना कोटा का संस्थापक माधो सिंह था। कौन था? माधो सिंह था। इस तरह कोटा प्रारंभ में बूंदी राज्य का ही एक हिस्सा थी। और कोटा जेतर सिंह ने कोटा में किले का निर्माण व प्रसिद्ध गुलाब बाग बनवाया था। इंपॉर्टेंट है। कोटा के किले का निर्माण किसने करवाया था? कोटा के किले का निर्माण किसने करवाया था? कोटा के किले का निर्माण किसने करवाया भाई? किसने करवाया? अपने समर सिंह के पुत्र जेतर सिंह ने करवाया था। समर सिंह के पुत्र जेतर सिंह ने करवाया था। समर सिंह के पुत्र जेतर सिंह ने करवाया था। सारी चीजें समझ में आ रही है? कमेंट बॉक्स के अंदर बता दो भाई। क्यों भाई इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो? कमेंट बॉक्स क्यों नहीं चला रहे भाई? चलो चलते हैं आगे। कोटा के बाद में बात कर ले, कोटा के समर सिंह के बाद में बात कर ले तो समर सिंह ने क्या कार्य किया? समर सिंह ने क्या किया? कोटा के अंदर एक तो गुलाब बाग बनवाया। कौन सा बनवाया? गुलाब महल। सॉरी, गुलाब महल किसने बनवाया? तो याद रखना गुलाब महल किसने बनवाया? गुलाब महल बनवाया समर सिंह ने। गुलाब महल किसने बनवाया? समर सिंह ने बनवाया। और इसने कोटा के किले का निर्माण करवाया था। किस किले का निर्माण करवाया था? कोटा के किले का निर्माण करवाया था। इसके समय कहते हैं कि कोटिया भिल्लों को हराया गया। जब कोटिया भिल्लों को हराया गया तो इसने कोटिया भिल्लों को हराकर कोटा वाले क्षेत्र का जो प्रशासक बना दिया था, अपने पुत्र जेतर सिंह को बना दिया था। ये सब कार्य किसने किए? समर सिंह ने किए थे। और समर सिंह के बाद में अगर कोई शासक बनता है तो वो था बरसिंह। कौन सा था? बरसिंह, जिसे हम बोलते हैं वीर सिंह के नाम से बोलते हैं। वीर नारायण पढ़ा था आपने? क्या पढ़ा था? वीर नारायण पढ़ा था कल। याद आ रहा है कुछ? वीर नारायण पढ़ा था ना? याद आ रहा है? कमेंट बॉक्स में बताना वीर नारायण कौन था। तो उसी प्रकार वीर सिंह या बरसिंह कोटा का अपने बूंदी का राज्य था। बूंदी का राजा की बात कर लें तो बरसिंह ने 1354 में बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था। तो याद रखना कोटा के किले का निर्माण तो जेतर सिंह ने करवाया था। कोटा किले का निर्माण जेतर सिंह ने करवाया था। लेकिन बूंदी के किले का निर्माण बरसिंह ने। बैसे बूंदी, बैसे बूंदी, बैसे बरसिंह, बैसे वीर सिंह। कोटा का किला नहीं, बूंदी का किला। कोटा का किला तो जेतर सिंह। तो याद रखना बरसिंह की बात कर ले तो तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था। तारागढ़ किले की बात कर ले तो तारागढ़ किले तो राजस्थान में दो जगह, एक अजमेर में पड़ता है, एक बूंदी में पड़ता है। तारागढ़ किला अजमेर की बात कर ले, जिसे अजमेर का किला बोलते हैं, जो कि अजयराज द्वारा बनवाया गया था। लेकिन बूंदी के अपने अजमेर के अंदर जो किला है उसका तारागढ़ नाम
क्यों पड़ा था, ये अपने मेवाड़ पढ़ेंगे तब आपको भली भांति बता दिया जाएगा। और ये जो किला है तारागढ़ का किला, ये जो तारागढ़ का किला है ये तो बरसिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? बरसिंह ने बनवाया था। 1354 ईस्वी के अंदर बनवाया था, जिसे वीर सिंह क्या है, बड़ा ही निकम्मा शासक सिद्ध हुआ। अनेक शक्तियों ने बूंदी के विरुद्ध अनेक शक्तियां बूंदी के विरुद्ध खड़ी हो गई। इनके समय महाराणा लाखा ने बूंदी पर आक्रमण कर दिया और हड़ौती के बम्बावदा और मांडलगढ़ इलाके छीन लिए। तो याद रखना इसके समकालीन लाखा था। लाखा कौन सा? लाख पहनाकर हंसा देवी का विवाह कर दिया था। किसके साथ में? लाखा के साथ में, जिसके एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था मोकल। ये सब बातें मेवाड़ की है, वहां पर करेंगे। कहते हैं कि इस वीर सिंह या बरसिंह को ये पूर्णतः नहीं हरा पाया था। इसका मतलब लाखा जो है कभी भी बूंदी के किले तारागढ़ को कभी नहीं जीत पाया था। तो ये क्या है, सब दिल पे लेके बैठ गया कौन? लाखा। और ये सब बातें पूरी करने के लिए, जीत की हवस पूरी करने के लिए, जीत की जो रस है इसको पीने के लिए क्या है, उसने मिट्टी के आकार में, ये तारागढ़ के आकार का मिट्टी का एक मेवाड़ के अंदर किला बनवा दिया। और कहते हैं कि उसको एक द्वार रक्षक खड़ाया गया था, कोई हाड़ा चौहान। और कहते हैं उस हाड़ा चौहान को मार दिया और लाखा ने अपना प्रण तोड़ दिया। और भूख प्यास जितने दिन मर रहा था कि मैं तो अब व्रत रखूंगा और जिस दिन किले को जीत लूं उस दिन क्या कर लूंगा, व्रत खोल लूंगा। ये सब कराने के लिए लाखा के जो दरबारी थे उन्होंने किया कि ये तो भूखा मरेगा, हमें और मारेगा, बूंदी के किलो को ये जीत नहीं सकता। इसलिए क्या करते हैं, एक छोटा सा मिट्टी का किला बनवा देते हैं, सामने कोई बूंदी वाला एक कोई सैनिक खड़ा कर देते हैं, उसको मार देगा और कह देंगे आपने बूंदी के किले को ध्वस्त कर दिया, तारागढ़ को ध्वस्त कर दिया। अब आप अपनी क्या करो, अब अपनी क्या है जो आपने वचन ले रखे हैं उनसे बाहर आ जाओ। और कहते हैं वीर सिंह बड़ा निकम्मा शासक था। लाखा ने आक्रमण तो किया लेकिन बूंदी के किले को नहीं जीत पाया। लेकिन हाड़ौती राज्य के अंदर कुछ ठिकाने आते हैं जिनका नाम है बम्बावदा और एक है मांडलगढ़। कौन सा है? मांडलगढ़ की बात कर ले तो आज के दिन पड़ा में पड़ता है। तो बम्बावदा और मांडलगढ़ को तो जीत चुका था कौन? लाखा। आगे बात समझ में। तो वीर सिंह या बरसिंह जिसने तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था, एक तो ये फैक्ट याद रहना चाहिए आपके। क्या रहना चाहिए? वीर सिंह या बरसिंह कहाँ का राजा था? बूंदी का था, जिसने तारागढ़ किले का निर्माण करवाया। इसके समकालीन मेवाड़ का शासक लाखा था। लाखा की बात कर लें तो इसने बूंदी के शासक वीर सिंह पर क्या कर दिया, बरसिंह पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और उस आक्रमण में बूंदी के किले को लाखा नहीं जीत पाया। इस कारण क्या, लाखा ने एक मिट्टी की आकृति का मिट्टी क्या है, तारागढ़ किले की आकृति का अपने महल अपने दुर्ग बनाकर फोड़ दिया, या मैं बोलूं उसको जीत लिया। और उसके बाद में जब इसने लाखा ने बूंदी पर आक्रमण किया था तो किले को तो नहीं जीत पाया, लेकिन वहां पर दो इलाके थे, एक तो था बम्बावदा। कौन सा था? बम्बावदा। और एक था मांडलगढ़। इन दो को जीत लिया था। ये था आपका कौन सा? वीर सिंह या फिर बरसिंह। ये था आपका कौन सा? वीर सिंह या फिर बरसिंह। महमूद खिलजी ने मांडू से आकर, याद रखना मांडू यानी कि मालवा वाला क्षेत्र जो है, मांडू वाला सुल्तान जो है महमूद है। कौन सा है? महमूद। तो याद रखना कि अपने मांडू का एक सुल्तान था। उस सुल्तान का नाम क्या था? उस सुल्तान का नाम था महमूद खिलजी। क्या नाम था? महमूद खिलजी आकर 3 बार बूंदी पर आक्रमण करता है और 1459 में अंतिम रूप से वीर सिंह मारा गया। महमूद खिलजी के हाथों कौन मारा गया? वीर सिंह मारा गया। इंपॉर्टेंट है भाई। 1459 में मारा गया कौन? वीर सिंह। और इसके 2 पुत्र हुए। एक का नाम था समर सिंह और एक का नाम था अमर सिंह। इंपॉर्टेंट। वीर सिंह या बरसिंह के 2 पुत्र थे, जिनका एक का नाम था समर सिंह और एक का नाम था अमर सिंह। समर सिंह को और अमर सिंह को
वो अपने महमूद खिलजी क्या कर लेता है, अपनी ओर गिरफ्तार कर लेता है, या मैं बोलूं उनका अपहरण करके क्या है अपने साथ मांडू सुल्तान महमूद खिलजी अपने साथ ले जाता है और उनका नाम परिवर्तित कर देता है। समर सिंह को समरकंदी कहा, अमर सिंह को अमरकंदी कहा था। तो याद रखना समर सिंह को क्या नाम दिया गया था, समर सिंह को क्या नाम दिया गया था, समर सिंह को दिया गया था समरकंदी। समर सिंह, समर सिंह को क्या नाम दिया गया, समर सिंह, और अमर सिंह को नाम दिया गया अमरकंदी। समर सिंह को समरकंदी, अमर सिंह को अमरकंदी। अमर सिंह, आई बात समझ में। अब वीर नारायण या अमर सिंह की दो तीन तो बात याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है इसने क्या किया, बूंदी के किले का निर्माण करवाया जिसे तारागढ़ का किला कहा जाता है। दूसरा ये याद रखना है कि इसके समकालीन मेवाड़ का शासक था लाखा, जिसने क्या है आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद में वो किले को तो नहीं जीत पाया, तारागढ़ किले को तो नहीं जीत पाया, लेकिन वहां के दो जो हिस्से थे, कौन से इलाके थे, एक का नाम क्या था मांडलगढ़ था, एक का नाम था बंबावदा था। इन दोनों को क्या, इन दोनों इलाकों को जीत लिया था किसने, लाखा ने। लेकिन तारागढ़ किले को ना जीतने के कारण उसने एक मिट्टी का तारागढ़ किला बनवाया, उससे जीतने के बाद में क्या है अपने प्रण तोड़े थे। और उसके बाद में बात करें तो बूंदी के शासक बर सिंह के समकालीन जो मांडू या मालवा का शासक था, मांडू सुल्तान था, उसका नाम था महमूद खिलजी। क्या नाम था, महमूद खिलजी। महमूद खिलजी क्या करता है 1459 में आक्रमण करता है और 1459 में वीर सिंह मारा जाता है। इसके दो पुत्र थे जिनका नाम था, एक का नाम था समर सिंह और एक का नाम था अमर सिंह। महमूद खिलजी अपने साथ ले जाता है इन दोनों पुत्रों को और समर सिंह को समरकंदी नाम दे दिया उसने और अमर सिंह को अमरकंदी नाम दे दिया। तो ये था आपका कौन सा, वीर सिंह था। कौन था, वीर सिंह था। ठीक है जी, ये कौन था आपका, वीर सिंह था। ठीक है जी। अब अपने बात करते हैं कि वीर सिंह या फिर बर सिंह के बाद में जो शासक बनेगा उसका नाम है राव सुरजन सिंह। क्या नाम है उसका, राव सुरजन सिंह है। क्या नाम है, राव सुरजन सिंह। इस समय जो मुगल बादशाह था, इसके समकालीन जो मुगल बादशाह था वो था अकबर। कौन सा था, अकबर। तो अकबर के बारे में राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने दक्षिणी अभियान के दौरान कहा था कि थे परदेसी रूखड़ा मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया तू क्यों आयो फोग। कि थे परदेसी रूखड़ा मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़िया तू क्यों आयो फोग। ये कथन किसने कहा था, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई। अब बात कर लेते हैं राव सुरजन की। तो राव सुरजन सिंह हाड़ा की बात कर ली जाए, बूंदी का शासक जिसका समकालीन मुगल बादशाह कौन था, अकबर था। कौन था, अकबर था। तो कहते हैं कि इसके शासनकाल से पहले बूंदी के शासक मेवाड़ के अधीन थे। अब आपको पता है कि इसके शासनकाल से पहले बूंदी के जो शासक हो गए थे किसके अधीन हो गए थे, मेवाड़ वालों के। इसने मेवाड़ से संबंध विच्छेद कर लिए, यानी कि इसने मेवाड़ से अलग कर लिए अपने संबंध। किसने, समर सिंह ने। ठीक है जी, कर लिए और अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करके और उस दुर्ग को क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया था। इंपॉर्टेंट है, आपके इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। सोना बाबू की कसम है, याद रख लेना भाई। ठीक है, याद रख लेना, सोना बाबू की कसम है। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। संबंध विच्छेद, देखिए मेवाड़ से अलग संबंध रखने वाला, या मैं बोलूं मेवाड़ के रियासत के से मैं बात कर लूं कि संबंध विच्छेद करने वाला शासक कौन था, तो वो याद रखना राव सुरजन सिंह हाड़ा था। और बूंदी का वह शासक जिसने रणथंभौर के किले पर अधिकार कर लिया था, तो वो कौन था, राव सुरजन सिंह हाड़ा था। अकबर का समकालीन शासक था बूंदी का। तो याद रखना 1569 में अकबर ने जब रणथंभौर पर घेरा डाला, तब सुरजन सिंह हाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो कहते हैं कि रणथंभौर जीतने के बाद में अकबर को जब पता चलता है तो अकबर ने अटैक कर दिया, किस पर कर दिया, सवाई माधोपुर के रणथंभौर पर, जिसे हम पढ़ के आ चुके हैं।
और जब ये अटैक किया तो सुरजन सिंह हाड़ा को लगा कि अपनी हार तय है, मरना पड़ेगा, केसरिया करना पड़ेगा, इससे अच्छा तो जितने सांस भगवान ने डाले हैं चाहे अधीनता स्वीकार करके ले लेंगे। तो याद रखना, बूंदी का वह शासक जिसने पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, तो याद रखना मित्रों, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, सुरजन सिंह हाड़ा ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसने कर ली थी? सुरजन सिंह हाड़ा ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। सुरजन सिंह हाड़ा ने क्या कर ली भाई? अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, सुरजन सिंह हाड़ा ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, आगे बात समझ में। 1569 में मुगल बादशाह अकबर ने जब रणथंभौर पर घेरा डाला, तब सुरजन सिंह हाड़ा ने क्या कर ली? 1569 के अंदर अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसकी? मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और उसमें मुगल शासक कौन था? अकबर था। और उसके बाद में पढ़े, अकबर ने उसे राव राजा की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट है। सुरजन सिंह हाड़ा ने क्या कर ली? अधीनता स्वीकार करने के बाद में सुरजन सिंह हाड़ा को अलग अलग अभियानों पर भेजा गया। तो इस दौरान सुरजन सिंह हाड़ा को एक उपाधि दी थी अकबर ने, राव राजा की उपाधि दी थी। राव राजा की उपाधि के साथ में कहते हैं कि इसे 5000 का मनसब भी दिया गया। मनसब क्या होता है रे? मनसब क्या होता है? मनसब तो वो होता है जिसके अंदर घोड़े गाड़ी सब आते हैं रे। तो वो क्या होता है? मनसब। इसके अतिरिक्त बूंदी के निकट 26 परगने और बनारस के निकट 26 जागीरें इसे दी गई थी। इंपॉर्टेंट है भाई। सुरजन सिंह हाड़ा को बनारस अभियान पर भेजा था अकबर ने। सुरजन सिंह हाड़ा को बनारस अभियान पर भेजा था। तो ये क्या है? बड़ा पराक्रमी राजा था। अकबर ने क्या किया? इसको और प्रोत्साहन देने के लिए अकबर ने क्या किया? इसको और प्रोत्साहन देने के लिए बूंदी के निकट, कहां? बूंदी के निकट कहते हैं, बूंदी के निकट इसे 26 परगने दे दिए। कितने दे दिए भाई? 26 परगने दे दिए थे। तो बूंदी के 26 परगने किस मुगल बादशाह ने अपने हाड़ा को दिए थे? तो याद रखना इसे 26 परगने दिए थे। सुरजन सिंह हाड़ा को कितने परगने दिए थे? अकबर ने 26 परगने दिए थे। और बनारस की बात कर ले तो बनारस के अंदर इसे 26 रियासतें दी गई थी। बनारस के रूप में इसे क्या दी गई? बनारस की 26 रियासतें दी गई थी। तो बनारस की तो 26 रियासतें, बूंदी के 26 परगने किसको दिए गए थे? हाड़ा चौहान सुरजन सिंह हाड़ा को अकबर द्वारा दिए गए थे। उसके बाद में सुरजन सिंह हाड़ा के बनारस में रहने के दौरान बूंदी का राज्य उसका बड़ा पुत्र दुद्धा संभाल रहा था। तो याद रखना, इसे कहां भेजा गया था? सुरजन सिंह हाड़ा को बनारस भेजा गया था अकबर द्वारा। अब पीछे से बूंदी को संभालना तो है, तो इसने क्या किया? वहां जो कार्यभार दे रखा था अपने पुत्र दुद्धा को दे रखा था। किसे दे रखा था? दुद्धा को दे रखा था। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा, बनारस में रहते हुए सुरजन सिंह हाड़ा ने क्या किया कि अपने ऊपर साहित्य लिखाने का प्रयास किया। और अपना इनका एक दरबारी कवि था, और उस दरबारी कवि का नाम क्या था? चंद्रशेखर था। क्या नाम था? चंद्रशेखर था। अरे चंद्रशेखर तो वही चंद्रशेखर है, तो चंद्र जैसा क्या? तो याद रखना, कल मैंने याद करवाया था पिछली क्लास के अंदर, चंद्रशेखर की एक रचना क्या है? चंद्रशेखर की एक रचना क्या है? कमेंट बॉक्स में डाल दो रे। चंद्रशेखर की कौन सी रचना है? चंद्रशेखर की रचना बता दीजिए। पीछे वाली क्लास में मैं आपको बता के आया हूँ, अमीरदेव चौहान पर थी। तो याद रखना, वो रचना मुझे बताना भाई। अमीर हट है क्या? बता दो रे अपने कमेंट बॉक्स के अंदर। देखिए, बनारस के अंदर रहते हुए सुरजन सिंह हाड़ा के अनुरोध पर, बनारस के अंदर रहते हुए सुरजन सिंह हाड़ा ने अनुरोध भेजा, एक मैसेज भेजा, इसे व्हाट्सएप किया। व्हाट्सएप इसने संभाला नहीं, स्नैपचैट की नहीं संभाला, फिर इसे फेसबुक पर देखा नहीं, फिर ये इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन बैठा था, इंस्टाग्राम पर इसे कॉल की। और क्या किया इसने? क्या कहा कि चंद्रशेखर जी आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, फॉलो कर रहे हो एक दूसरे को, क्या पता किस किस को आपने फॉलो कर रखा है। तो उन्होंने कहा कि एक मेरे लिए आप किताब लिख दो। उन्होंने कहा साहब बिल्कुल लिखेंगे साहब। तो सुरजन सिंह हाड़ा के लिए इन्होंने एक किताब लिखी, और उस किताब का नाम क्या रखा गया? सुरजन चरित्र। क्या नाम रखा गया? सुरजन चरित्र नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया रे? सुरजन चरित्र नाम रखा गया। और 1578 में इसकी रचना की गई थी। कब की गई थी? 1578 में इसकी रचना की गई थी।
1585 ईस्वी में सुरजन सिंह हाड़ा की बनारस यानी कि काशी, वर्तमान में अपने बोलते हैं वाराणसी में ही मृत्यु हो गई थी। देखो बनारस में बैठे बैठे कितने काम कर रहे, इसलिए बनारस इतना प्यारा हो गया इसे। तो इसकी देह भी क्या कहने लगी, मैं तो यहीं पर त्याग करूंगी। इसकी आत्मा भी क्या कहने लगी, मैं तो यहीं से निकलूंगी, जहां जाऊंगी वहां चली जाऊंगी। तो याद रखना बनारस या काशी, वर्तमान अपने वाराणसी बोलते हैं, जहां से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या है लोकसभा क्षेत्र है, तो वहीं पर क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी याद में तो इनके कवि ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था सुरजन चरित, और वो व्यक्ति कौन था, चंद्रशेखर था। तो याद रखना ये था आपका कौन सा, ये था आपका कौन सा, सुरजन सिंह हाड़ा था। तो सुरजन सिंह हाड़ा के बारे में थोड़ी सी और बातें देख लेते हैं। सुरजन सिंह हाड़ा 1554 से लेकर 1585 ईस्वी तक राज करता है बूंदी पर, और इसे उम्र भर कहते हैं कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के बाद में 1559 के बाद में इसे कहाँ रहना पड़ा था, कहाँ रहना पड़ा था, बनारस के अंदर। इस दौरान इसका पुत्र दुद्दा क्या करता है, वहां का प्रशासन संभालता है। और इसने क्या किया था, मेवाड़ से अपनी अलग सत्ता स्थापित कर ली थी, मेवाड़ से अपने संबंध विच्छेद कर लिए थे। और उसके बाद में क्या किया था, इसने रणथंभौर पर क्या किया था, रणथंभौर पर अपना अधिकार जताया था। इसी कारण अकबर ने घेरा डाला था। अकबर ने क्या किया था, घेरा डाला था। अकबर ने इसे एक उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी, कौन सी, राव राजा की उपाधि। 5000 का मनसब, 26 परगने बूंदी के, 26 परगने बूंदी की, 26 परगने बूंदी की, 26 परगने कहाँ के दिए थे, बूंदी के दिए थे। और याद रखना इनके बारे में, ठीक है। और 26 ही रियासतों की बात कर ले तो 26 परगने कहाँ के दिए थे, बनारस के दिए थे। राव दुद्दा यहाँ का प्रशासन था। सुरजन सिंह हाड़ा की याद में सुरजन चरित्र लिखा गया था। राव रतन सिंह की बात कर लेते हैं। बूंदी का एक शासक था राव रतन सिंह, 1608 से लेकर 1631 ईस्वी तक इसने राज किया। और राव रतन सिंह के समकालीन जो मुगल बादशाह था वो था जहांगीर। जहांगीर कहते हैं कि 5000 का इसे मनसब देता है, और न्यायप्रिय होने के कारण इसे रामराज, और चित्रकला प्रेमी होने के कारण इसे सर बुलंद राय की उपाधि दी। तो याद रखना जो जहांगीर था, जब जहांगीर था उसने क्या किया, ये न्यायप्रिय व्यक्ति था। कौन था न्यायप्रिय व्यक्ति, रतन सिंह। राव रतन सिंह सुरजन सिंह हाड़ा के बाद में बना था। और राव रतन सिंह क्या था, एक न्यायप्रिय व्यक्ति था। और न्यायप्रिय व्यक्ति होने के कारण जहांगीर ने इसे एक उपाधि दी थी। और उपाधि वो कौन सी दी थी, रामराज की उपाधि दी। तो याद रखना ये न्यायप्रिय था, इसी कारण जहांगीर ने रतन सिंह को एक उपाधि दी थी। वो कौन सी थी, रामराज की उपाधि दी थी, कि इसका राज तो राम जैसा है। तो याद रखना रामराज की उपाधि दी थी। ये चित्रकला में बड़ा प्रेमी था, यानी कि पेंटिंग्स में बड़ा प्रेमी था। ये बड़ा प्रेमी था पेंटिंग का। पेंटिंग खुद बनाता, अपने चित्रकारों को कहता सारे दिन पेंटिंग बनाओ रे, कभी कौन सी बनाओ, कभी कौन सी बनाओ। इस कारण जहांगीर ने क्या किया कि मैं तो खुद आता हूं इसके दरबार में, तभी ये पेंटिंग करता है। ये तो एशियन पेंट से हाथ सारे दिन करके रखता है, क्या मिलाऊं इससे हाथ। तो याद रखना इसे ने कहा था ये तो बुलंद आदमी है, ये तो बुलंद आदमी है। और जहांगीर ने इसको एक उपाधि दी, सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। कौन सी दी थी, सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। और उपाधियां दी कौन कौन सी, रामराज न्यायप्रिय होने के कारण, और सर बुलंद राय की उपाधि चित्रकला प्रेमी होने के कारण इसे उपाधि दी गई थी। और जहांगीर के पुत्र का नाम था खुर्रम यानी कि शाहजहां। याद रखना खुर्रम की बात कर ले जिसे शाहजहां जाना गया। खुर्रम द्वारा विद्रोह करने पर, विद्रोह को दबाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी ने निभाई थी तो वो किसने निभाई थी, रतन सिंह ने। जहांगीर के पुत्रों के मध्य जब उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर जब संघर्ष हुआ था, क्योंकि जहांगीर बीमार पड़ चुका था, उस स्थिति के अंदर आगे गद्दी पर कौन बैठेगा, इन सब को लेकर क्या हो गया, उसके पुत्रों के मध्य विवाद हो गया था। उस विवाद को मिटाने के लिए शाही सेना की तरफ से अगर किसी ने वो भाग लिया था, तो वो बूंदी के अगर किसी राजा की बात करेंगे तो वो था रतन सिंह। कौन सा था, रतन सिंह की बात कर लेते हैं। इसकी बात करेंगे अपने, रतन सिंह की बात कर लेते हैं जी। रतन सिंह को भेजा था, ठीक है जी। अब अपने आगे बढ़ते हैं। देखिए
राव रतन सिंह ने अपने पुत्र गोपीनाथ की हत्या करने वाले ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया क्योंकि वह दुराचारी था। देखिए, राव रतन सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था गोपीनाथ। गोपीनाथ क्या है? दुराचारी, यानी कि दुराचार करने वाला, खराब व्यवहार करने वाला, आचार व्यापार में ये ठीक नहीं था। इस कारण क्या है कि ब्राह्मणों ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। इस बात का पता किसको चला था? इस बात का पता राव रतन सिंह को चला था। अरे ये तो वही राव रतन सिंह है रे, अरे ये तो वही राव रतन सिंह है जिसको रामराज की उपाधि दी थी, जिसको रामराज की उपाधि दी थी। ये न्यायप्रिय था, इसी कारण जहांगीर ने इसे रामराज की उपाधि दी थी। ये चित्रकला प्रेमी था, ये चित्रकला प्रेमी था, इसी कारण जहांगीर ने इसे सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। अरे ये तो वही रतन सिंह है रे जिसने शाही सेना का साथ दिया था, जहांगीर की सेना का साथ दिया था खुर्रम के विद्रोह को दबाने के लिए। ये तो वही रतन सिंह है रे, ये तो वही रतन सिंह है जिसने अपने पुत्र के हथियारों को बख्श दिया था उन ब्राह्मणों को, क्योंकि इसका पुत्र क्या था? दुराचारी था गोपीनाथ। राव रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को शाहजहां ने कोटा का शासक स्वीकार किया था। इंपॉर्टेंट है रे, याद रखना। जहांगीर के बाद शासक कौन बनेगा? शाहजहां बनेगा। कौन बनेगा? शाहजहां बनेगा जहांगीर के बाद में। और जहांगीर का एक पुत्र, अपने जहांगीर के बाद में शाहजहां बनेगा। और शाहजहां क्या करता है? राव रतन सिंह का एक पुत्र था, राव रतन सिंह का एक पुत्र था। तो याद रखना, राव रतन सिंह का एक पुत्र था, राव रतन सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? राव रतन सिंह का एक पुत्र जिसका नाम है माधो सिंह। इसका नाम क्या है? माधो सिंह है। माधो सिंह को स्वतंत्र शासक कबूल करता है या मानता है कौन? शाहजहां। तो याद रखना, राव रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को शाहजहां ने कोटा का, इसका कोटा का क्या किया था? इसने कोटा का शासक, कोटा का क्या किया था? इसने शासक कबूल किया था। कोटा का शासक, कोटा का शासक स्वीकार किया था। क्या किया था? स्वीकार किया था। राव रतन सिंह का पुत्र माधो सिंह क्या करता है? कोटा का स्वतंत्र शासक बनता है। तो कोटा में चौहान वंश की नींव डालने वाला कौन हो गया? माधो सिंह। कौन हो गया? माधो सिंह। अब उसको बताओ कि किसके समय कोटा जो है वहां से बात करें तो याद रखना किसने कोटिया भिल्लो को हराकर अपने पुत्र को दे दिया था वो? तो याद रखना, कमेंट बॉक्स में बता देना। पीछे मैं पढ़ा के आया हूं भाई, अब बार बार बताने की आवश्यकता ना हो, एक एक चीज आपको 3-3 बार बताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं राव रतन सिंह के बाद में। राव रतन सिंह के बाद में छत्रसाल बना था। अरे छत्रसाल सिंह को छत्रुसाल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है रे? छत्रसाल सिंह को छत्रुसाल भी बोला जाता है। छत्र को क्या बोला जाता है? शत्रु भी बोला जाता है। छत्र को क्या बोला जाता है रे? शत्रु भी बोला जाता है। तो याद रखना। देखिए, राव छत्रसाल या शत्रुसाल की बात करें 1631 से 1658 है, तो कहते हैं कि मुगल बादशाह जहांगीर ने इसे राव की उपाधि 3000 का जात दिया था, 2000 का स्वार दिया था। इंपॉर्टेंट नहीं है, याद मत रखना। इंपॉर्टेंट है नहीं है, याद मत रखना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी बात याद क्या रखनी है? अब क्या किया कि इसने राव शत्रुसाल ने बूंदी के किले में रंग महल का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट है, बूंदी के किले में रंग महल का निर्माता, बूंदी के किले में रंग महल का निर्माता, बूंदी के किले में रंग महल का निर्माता, बूंदी के किले में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था रे? अरे किसने करवाया था? बता दो रे, बता दो किसने करवाया था? रंग महल का निर्माण करवाया था शत्रुसाल सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? शत्रुसाल सिंह ने करवाया था। शत्रुसाल सिंह को तो छत्रसाल कहा जाता है, लेकिन बूंदी के किले का निर्माण किसने करवाया था? बरसिंह ने करवाया था। बरसिंह ने क्या बनवाया था? तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था। तो बूंदी के उस किले के अंदर रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? छत्रसाल ने करवाया था। रंग महल के ऊपर छत्र तान दिए इसने, छत्र जैसी छाया कर दी रंग महल से।
उस किले के अंदर छत्र जैसी छाया कर दी। तो याद रखना, छत्रसाल ने रंग महल का निर्माण करवाया था, शत्रुसाल ने रंग महल का निर्माण करवाया था। जब शाहजहां के पुत्रों के मध्य अधिकार संघर्ष होता है, तब शत्रुसाल सिंह शहजादे दारा के पक्ष में युद्ध करते हुए सामू के युद्ध में मारा जाता है। एक शाहजहां का पुत्र था, एक शाहजहां का पुत्र था, जो कि एक शाहजहां का पुत्र था, एक शाहजहां का पुत्र था जिसका नाम था दारा शिको। क्या नाम था? दारा शिको। दारा शिको क्या करता है? शाही सेना का नेतृत्व करता है और शाही सेना की तरफ से लड़ता हुआ मारा जाता है। कौन लड़ता हुआ मारा जाता है? कौन? शत्रुसाल सिंह मारा जाता है। शत्रुसाल सिंह तो मारा गया रे, वीरगति को प्राप्त हो गया रे। किस युद्ध में हो गया? सामूगढ़ के युद्ध में हो गया। और ये सामूगढ़ का युद्ध किस सन में हुआ था? ये हुआ था 1658 ईस्वी के अंदर हुआ था रे। याद आया कुछ? आई बात समझ में? 1658 ईस्वी के अंदर कौन सा युद्ध होता है? 1658 ईस्वी के अंदर एक युद्ध होता है, सामू या सामूगढ़ का युद्ध होता है, जिसके अंदर शत्रुसाल सिंह क्या करता है? शाही सेना का नेतृत्व करते हुए जो दारो शिको था इसका साथ देते हुए मारा जाता है। कौन? शाहजहां के पुत्रों के मध्य युद्ध हुआ, औरंगजेब इसके सामने था। याद रखना, ठीक है? तो डिटेल से वाली क्लासों के अंदर, ये तो 4th ग्रेड वाली क्लास है रे। चलो बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आगे। शासक बनता है भाव सिंह। भाव सिंह की बात कर ली जाए तो उत्तराधिकार संघर्ष में राव शत्रुसाल ने दारा का साथ दिया था। ये मैंने आपको बता दिया कि इसने किसका साथ दिया? दारा का साथ दिया। किसका साथ दिया भाई? दारा का साथ दिया था। किसका साथ दिया? दारा का साथ दिया शत्रुसाल ने। इसलिए भाव सिंह को प्रारंभ में औरंगजेब ने मान्यता नहीं दी, क्योंकि उसका पुत्र था। जब दारा तो शाही सेना की तरफ से लड़ रहा है, जब उत्तराधिकार संघर्ष हो रहा है, और जो शाही सेना का या अपने पिता जहांगीर, अपने शाहजहां का विरोध कर रहा था औरंगजेब, उसका साथ ही बंदी परिवार ने दिया नहीं, तो वो क्या करेगा कि अपने भाव सिंह की सहायता थोड़ी करेगा, क्योंकि शत्रुसाल उसके पिता थे भाव सिंह के। तो वो क्या है कि पक्ष में नहीं हुआ। किसके पक्ष में नहीं हुआ? किसके? भाव सिंह के पहली बार। तो दूसरी बात करें तो इसके विरुद्ध अपनी सेना भेजी, जिसे भाव सिंह ने खातौली कोटा में युद्ध में परास्त कर दिया। बाद में औरंगजेब ने 1658 में भाव सिंह को कहां बुला लिया? आगरा। औरंगजेब ने अपनी सेना भी भेजी थी कि आप ऐसे भाव सिंह को क्या अपदस्थ कर दो, वहां से हटा दो उसको। लेकिन भाव सिंह बड़ा भावुक आदमी था गद्दी को लेकर। इसने उसकी सेना को खातौली के मध्य, खातौली के पास वहां पर क्या है, खदेड़ दिया। अब इस बात का औरंगजेब को पता चला। औरंगजेब ने यह भी सोचा कि यार छोटा सा राजा है, कुदरती मैं लड़ने गया तो यार घोर बेइज्जती हो जाएगी, बड़ी बेइज्जती होगी, और पूरे भारतवर्ष के अंदर हो जाएगा कि एक मुगल बादशाह नवीनतम एक छोटे से राजा से पिट के आ गया। तो इसने क्या किया? समझदारी दिखाई और भाव सिंह को आगरा बुला लिया। क्या किया? भाव सिंह को आगरा बुला लिया, और आगरा बुलाकर कहने लगा कि तू ऐसे कर, नो टेंशन हो जा भाई, मैं तेरे साथ हूं, तू टेंशन मत ले। विनोद देख रहा है ना क्या हो रहा है, कि आगरा बुला लिया और इसे 3000 जात और 2000 सवार का क्या दे दिया इसने क्या दे दिया? इसने मनसब दे दिया रे। ओ तथा डंका झंडा बूंदी को जागीर देकर सम्मानित कर दिया। इसे डंका दिया, झंडा दिया, बूंदी इसे जागीर दे दी गई और इसको सम्मानित भी किया गया। भाव सिंह क्या हो गया? बड़ा राजी हुआ। ये अपनी भाई लुटी गई भाई, अपने क्या है? राजा भोज है ना? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद में राव भाव सिंह के बाद में बनता है शासक कौन? राव अनिरुद्ध सिंह। अनिरुद्ध सिंह की बात करें 1681 से लेकर 1695। तो कहते हैं कि 1682 में जब औरंगजेब दक्षिणी अभियानों पर जाता है तो इसे साथ लेकर जाता है। सॉरी, ये दक्षिणी अभियानों पर जाता है तो उसके साथ रहा, तथा बाद में क्या किया? जब दक्षिण गया तो साथ रहा। बाद में वो विश्वसनीय बन गया। अनिरुद्ध सिंह क्या बन गया? शाहजहां का क्या बन गया? विश्वसनीय व्यक्ति बन गया। अनिरुद्ध सिंह शाहजहां का विश्वसनीय व्यक्ति बन गया भाई। जब ये विश्वसनीय व्यक्ति बन गया तो शाहजहां ने कहा कि यार ये बड़ा मस्त आदमी है, इतना शरीफ आदमी है, अपनी लुगाइया पताइयों की अगर मैं बात करूं कि इनकी अगर देख रेख करने के लिए छोड़ दूं ना, कोई बड़े अभियान पे मैं खुद जाऊं, तो अगर किसी पे विश्वास कर सकता हूं ना, मैं मेरी रानियों को लेकर मैं विश्वास कर सकता हूं, तो भाई वो अनिरुद्ध सिंह ही है। कौन सा है? अनिरुद्ध सिंह ही है। ऐसा ही किया कि बाद में क्या किया इसने? शाही बेगम, याद रखना,
औरंगजेब ने क्या किया कि शाही बेगमों कि मराठों से रक्षा के लिए औरंगजेब द्वारा इस पुरस्कृत भी किया गया था। तो कहते हैं जब इसने ये काम किया तो मराठों से इसने शाही बेगमों की क्या की थी, रक्षा भी की थी। जब रक्षा की तो इसे पुरस्कार भी दिया गया। क्या दिया गया मुझे नहीं पता, सर्च कर लेना, बूंदी के अनिरुद्ध सिंह से खुद पूछ लेना बूंदी के किले में जाकर। तो इसे सम्मानित किया गया। शाही बेगमों की क्या की थी, इसने सहायता की थी। क्या की थी, सहायता की थी। उनकी क्या की थी, देखरेख की थी, रक्षा की थी। किन से की थी, मराठों से की थी। 1688 में राजा राम जाट, इंपॉर्टेंट है भाई, भरतपुर का राजा था। राजा राम जाट के विरुद्ध युद्ध में यह शाही सेना के साथ था और 1695 में यह इनकी क्या हो गई साहब, मृत्यु हो गई। तो ये था आपका अनिरुद्ध सिंह, औरंगजेब के समकालीन था, दक्षिणी अभियानों पर इसके साथ रहा। शाही बेगमों की इसने क्या की थी, सुरक्षा की थी। किन से की थी, मराठों से की थी। मराठों से की थी तो इसे पुरस्कृत किया गया। इसे पुरस्कृत किया गया। राजा राम जाट का जो विद्रोह था उसको दबाने के लिए गया था मुगलों की सेना की तरफ से, और अनिरुद्ध सिंह की अंतिम रूप से क्या हो गई, मृत्यु हुई। और रानी जी की बावड़ी अनिरुद्ध सिंह की पत्नी रानी नाथावती ने अपने पुत्र बुद्ध सिंह के शासनकाल में बनवाई और बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट है भाई, एक बावड़ी है राजस्थान में और उस बावड़ी का नाम पड़ता है रानी जी की बावड़ी। दो चीज है, आपको पूछे रानी जी की बावड़ी कहाँ है, कौन सी बावड़ी, रानी जी की बावड़ी कहाँ है, तो याद रखना बूंदी के अंदर। कहां पर है, बूंदी के अंदर है। लेकिन याद रखना रानी की बाव पूछे, क्या पूछे, रानी की बाव पूछे तो गुजरात के अंदर पड़ती है। दोनों, रानी की बाव वो भी बावड़ी है, रानी की बाव तो पड़ती है गुजरात के अंदर, लेकिन रानी जी की बावड़ी कहां पड़ती है, बूंदी के अंदर पड़ती है। अरे ये तो निर्माण किसने करवाया था रे, अनिरुद्ध सिंह की एक पत्नी थी। अनिरुद्ध सिंह की एक पत्नी थी जिसका नाम नाथावती था। जिसका नाम क्या था रे, नाथावती था। नाथावती ने क्या करवाया था, रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। नाथावती ने बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। अरे नाथावती ने बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह के काल में करवाया था क्या रे, नहीं करवाया था। अपने पुत्र बुद्ध सिंह के शासन काल में इसने क्या करवाया था, रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट है रे। अब इसको शॉर्टकट लिख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये जो बावड़ी है रानी जी की बावड़ी, ये जो रानी जी की बावड़ी है, इस रानी जी की बावड़ी का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया, नाथावती द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया, नाथावती द्वारा कराया गया। अरे नाथावती कौन थी, नाथावती कौन थी, ये तो अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी, अनिरुद्ध सिंह की पत्नी। नाथावती अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी जो रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाती है। लेकिन इस बावड़ी का निर्माण जो है नाथावती द्वारा अपने पुत्र बुद्ध सिंह के काल में, कब करवाया इसने निर्माण, बुद्ध सिंह के काल में। तो दो तीन चीजें, पहला प्रश्न रानी जी की बावड़ी कहाँ है, पहला प्रश्न तो यही से बनेगा, तो आप कह देना बूंदी के अंदर। दूसरा प्रश्न रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, नाथावती ने। तीसरा प्रश्न रानी जी की बावड़ी का निर्माण नाथावती ने किसके शासन काल में करवाया था, बुद्ध सिंह के काल में। किसके काल में, बुद्ध सिंह इसका पुत्र था। अच्छा चौथा प्रश्न रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी में नाथावती द्वारा अपने पुत्र बुद्ध सिंह के शासनकाल में करवाया। तो ये नाथावती कौन थी, तो याद रखना अनिरुद्ध सिंह की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी,
बनी थी। अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के शासनकाल में 1683 से लेकर 1695 के बीच में मध्य बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण राव देवा ने करवाया था। तो याद रखना 84 खंभों की छतरी बूंदी में अनिरुद्ध सिंह के काल अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के शासनकाल में। तो याद रखना अनिरुद्ध सिंह के शासनकाल में 84 खंभों की छतरी बनती है। अनिरुद्ध सिंह के शासनकाल में 84 खंभों की छतरी बनाई गई थी और इनकी रानी नाथावती द्वारा क्या करवाया गया था, रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया था अपने पुत्र बुद्ध सिंह के शासनकाल में। तो याद रखना 84 खंभों की छतरी भी इंपॉर्टेंट भाई। तो याद रखना 84 खंभों की जो छतरी है उसका निर्माण देवा ने करवाया था अनिरुद्ध सिंह के शासनकाल में 1683 1685 ईस्वी 95 ईस्वी में। अब उसके बाद में आता है राव बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह के काल में उनकी माता, जिनका नाम था राव बुद्ध सिंह की माता नाथावती द्वारा रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी में करवाया गया। अरे नाथावती तो पत्नी किसकी थी? पत्नी थी अनिरुद्ध सिंह की। यह राव अनिरुद्ध सिंह का पुत्र था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकार हुआ 1707 में, तो इसने बहादुर शाह का साथ दिया। तो जिससे प्रसन्न होकर बहादुर शाह ने इसे महाराव राणा की उपाधि दी और कुछ प्रगने दिए। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इनके शासनकाल में इनका छोटा भाई था जोध सिंह। इंपॉर्टेंट ये है, देखिए 1707 की बात है कि 1707 की बात है, गणगौर का त्योहार था। गणगौर का जो पर्व मनाया जाता है वो चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। 18 दिन तक चलने वाला राजस्थान का त्योहार है। 18 दिन का तक चलता है। चैत की कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर चैत की शुक्ल पक्ष की तीज तक मनाया जाता है। गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। और ये त्योहार कहाँ मनाया जाता था, कहाँ मनाया जा रहा था उस समय? वो मनाया जा रहा था बूंदी के अंदर। बूंदी के अंदर क्या है, गणगौर का विसर्जन करने के लिए जैत सागर झील के अंदर क्या है, क्रियाक्रम हो रहा था। और कहते हैं कि ये करते हुए क्या है कि इसके शासनकाल में, बूंदी के शासक बुद्ध सिंह के काल में, किसके काल में? बुद्ध सिंह के काल में बुद्ध सिंह का एक छोटा भाई था। बुद्ध सिंह का एक छोटा भाई था। बुद्ध सिंह का एक छोटा भाई था जिसका नाम था जोध सिंह। क्या नाम था? जोध सिंह था। और जोध सिंह हाड़ा की बात कर ले, कहते हैं कि ये एक नाव में बैठकर क्या देख रहा था? आनंद ले रहा था। और उस क्षेत्र के अंदर, तो उस झील के अंदर जो क्रियाक्रम चल रहा था गणगौर को लेकर, उस गणगौर के पर्व का आनंद ले रहा था। एक शाही परिवार का व्यक्ति था, बढ़िया नाव के अंदर बैठा था। उसे क्या पता था कि पीछे से कोई हाथी आएगा। और हाथी ने क्या किया? सूंड से उस नौका को पलट दिया, नाव को पलट दिया। और वहां पर डूबने से जोध सिंह की मृत्यु हो गई 1706 के अंदर। इसका कारण है कि पूरे राज्य के अंदर मातम का माहौल हो गया। कह रहे हैं कि राजा के भाई की मृत्यु हो चुकी है, ऐसी घटना हो चुकी है। तो सभी में, और उस दिन से कहते हैं कि बूंदी के अंदर, बूंदी रियासत कभी भी गणगौर का पर्व नहीं मनाती। बूंदी रियासत का जो राजवंश है चौहान, वो कभी भी नहीं मनाता। क्या नहीं मनाता? गणगौर का पर्व नहीं मनाता। तो उसी प्रकार क्या है, कहते हैं कि हाड़ो लेट उपयोग गणगौर। हाड़ो शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? हाड़ो शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? हाड़ो शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है रे? हाड़ो शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? तो याद रखना जोध सिंह के लिए। इसके लिए प्रयोग किया गया है, जोध सिंह के लिए प्रयोग किया गया है। अब बुद्ध सिंह के बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध सिंह के काल में ये हुआ था। ठीक है, बुद्ध सिंह काफी बूढ़ा हो चुका था, उसके कोई संतान भी नहीं हुई थी। और बुद्ध सिंह ने कछवाई रानी यानी कि कछवाई रानी थी, कहाँ निवास करता है भाई? कहाँ निवास करता है? जयपुर के अंदर। और वो कछवाई रानी किसकी बहन थी? तो वो कछवाई रानी थी किसकी बहन? जय सिंह की बहन थी। किसकी बहन थी? जय सिंह की बहन थी। और बुद्ध सिंह काफी वृद्ध हो चुका था। और कछवाई रानी की जयपुर शासक जय सिंह की बहन थी। और इससे
से उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से क्या कर देता है, इनकार। देखो काफी बूढ़ा हो चुका था, उसके बाद में पूरा समयकाल निकला, फिर उसके बाद में इनकी एक रानी थी जो कि कछवाई रानी यानी कि कछवा राजवंश की एक राजकुमारी थी, जय सिंह की बहन, सवाई राजा जय सिंह की बहन। और उससे क्या हुआ, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और उस पुत्र रत्न की प्राप्ति में उस पुत्र का नाम रखा गया क्या, उस पुत्र का नाम रखा गया था भवानी सिंह। क्या नाम रखा गया था, भवानी सिंह नाम रखा गया था। इंपॉर्टेंट है, उस पुत्र का नाम क्या रखा गया था, भवानी सिंह नाम रखा गया था। उस पुत्र का नाम क्या रखा गया था, भवानी सिंह नाम रखा गया था। और भवानी सिंह की जब जन्म होता है भवानी सिंह का, तो उसको अपना पुत्र मानने से इनकार कर देता है कौन, बुद्ध सिंह। कितने सारे नहीं पुत्र हुए, ये तो नाजायज है, ऐसा बोल दिया। 1729 में बुद्ध सिंह ने, जय सिंह ने बुद्ध सिंह को हटाकर, अब क्या हुआ कि ये सब, तो जय सिंह का जो भाई था वो भी क्या है इस माहौल में खड़ा हो गया आकर, लेकिन जय सिंह का कछवाई रानी ने कभी साथ नहीं दिया। ठीक है, तो इस प्रकरण में वो खड़ा हुआ, और जय सिंह ने क्या किया, जय सिंह ने बुद्ध सिंह को हटा दिया। जय सिंह ने बुद्ध सिंह को, जय सिंह ने बुद्ध सिंह को हटा दिया, जय सिंह ने बुद्ध सिंह को हटा दिया। और करवड़ के जागीरदार सालिम सिंह हाड़ा, करवड़ नामक स्थान पड़ता है अपने हड़ौती के अंदर ही, और वहां का एक जागीरदार था, उस जागीरदार का नाम क्या था, उस जागीरदार का नाम था सालिम सिंह हाड़ा। ठीक है, और सालिम सिंह हाड़ा का एक पुत्र था, और उस पुत्र का नाम था दलेल सिंह। उस पुत्र का नाम क्या था, दलेल सिंह था। दलेल सिंह को बूंदी का शासक बना दिया इसने। देखिए ये प्रकरण क्या हुआ कि कछवाई रानी से पुत्र हुआ भवानी सिंह, बुद्ध सिंह को किसने हटा दिया, जय सिंह ने। जय सिंह ने क्या किया, करवड़ का जागीर था सालिम सिंह, सालिम सिंह का पुत्र कौन था, जिसका नाम है दलेल सिंह। दलेल सिंह को क्या बना दिया, वहां का शासक बना दिया बूंदी का। उसी समय बुद्ध सिंह की चुंडावती रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो याद रखना, एक चुंडावती रानी और थी इनकी, बुद्ध सिंह की एक चुंडावती रानी थी, और जिसने एक पुत्र को जन्म दिया, और पुत्र था कौन, उमेद सिंह। देखो कछवाही रानी से तो भवानी सिंह, कछवाही रानी से भवानी सिंह, लेकिन चुंडावती रानी से कौन जन्मा, चुंडावती रानी से जन्मा उमेद सिंह। लेकिन शासक अब किसको बना दिया गया, दलेल सिंह को। ये कार्य किसने किया, ये कृत्य किसने किया, जय सिंह ने। लेकिन अब उमेद सिंह को जन्म दिया, और बुद्ध सिंह ने अपने पुत्र उमेद सिंह को राजा बनाना चाहा, लेकिन सवाई राजा जय सिंह ने दलेल सिंह को ही शासक बनाए रखा, और अपनी पुत्री, याद रखना, दलेल सिंह को ही राजा बनाए रखा जय सिंह ने। और इसने क्या है, कूटनीति खेलते हुए, सवाई राजा जय सिंह ने कूटनीति खेलते हुए क्या किया कि उसकी एक पुत्री थी सवाई राजा जय सिंह की, और उस पुत्री का नाम था कृष्णा कुमारी। याद रखना रे, याद रखना, क्या नाम था रे, क्या नाम था रे, क्या नाम था, कृष्णा कुमारी। कृष्ण नाम है इसका, गोरी बहुत थी ये, तो याद रखना कृष्णा कुमारी का विवाह 1732 में दलेल सिंह से कर दिया। कितनी बड़ी कूटनीति खेल गया सवाई राजा जय सिंह कि अपने क्या करते हैं, इनके साथ में क्या जोड़ लेते हैं, रिश्ते जोड़ लेते हैं। दलेल सिंह की यहाँ अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह कर देता हूं, तो अपने क्या है ये जागीर हाथ में आ जाएगी। बाद में बुद्ध सिंह बेंगू चला गया, और वहीं पर उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और बुद्ध सिंह ने याद रखना, यह भी इंपॉर्टेंट है, बुद्ध सिंह एक राइटर भी था, साथ में किताबें भी लिखता था भाई, दर्द भरी कहानियां लिखता था, है ना, दर्द भरी कहानियां लिखता था। तो बुद्ध सिंह ने एक ग्रंथ लिखा था, या मैं बोलूं एक पुस्तक लिखी थी। बुद्ध सिंह ने एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का नाम क्या था, नेहतरंग। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। बुद्ध सिंह की एक पुस्तक है जिसका नाम है नेहतरंग, इंपॉर्टेंट है, ये बुद्ध सिंह की पुस्तक है। बुद्ध सिंह के शासनकाल में मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद रखा था। इंपॉर्टेंट, तो आपके इंपॉर्टेंट है भाई। फर्रुखाबाद किसका नाम रखा था,
बूंदी का। फर्रुखाबाद किसका नाम रखा था? बूंदी का नाम रखा था। जलालाबाद तो जालोर का नाम रखा गया था। फर्रुखाबाद बूंदी का नाम रखा गया था। किसका नाम रखा गया था? बूंदी का नाम रखा गया था। किसने रखा था? फर्रुखशियर ने रखा था। किसने रखा था? फर्रुखशियर ने रखा था। किसने रखा था? फर्रुखशियर ने रखा था। फर्रुखशियर तो मुगल बादशाह था। ठीक है जी। नेत्रंग किसकी रचना है? नेत्रंग बुद्ध सिंह की रचना है। ठीक है, देखिए उसके बाद में दलेल सिंह शासक बनता है। दलेल सिंह किसने बनाया था? दलेल सिंह किसने बनवाया था? दलेल सिंह बनाया था किसने? अपने स्वय राजा जय सिंह ने बनाया। लेकिन स्वय राजा जय सिंह की बहन अमर कुंवरी भी उमेद सिंह को शासक बनाना चाहती थी। स्वय रानी अमर कुंवरी के एक पुत्र हुआ था, और उस पुत्र का नाम क्या था? उस पुत्र का नाम क्या था? उस पुत्र का नाम आपको बताया ना मैंने। उस पुत्र का नाम क्या था? उस पुत्र का नाम था भवानी सिंह। ठीक है जी, क्या नाम था? भवानी सिंह था। क्या नाम था? भवानी सिंह था। और करवड़ के जागीरदार सालिम सिंह का पुत्र था। कौन? करवड़ का जागीरदार सालिम सिंह का पुत्र, सालिम सिंह का पुत्र जिसका नाम था दलेल सिंह। दलेल सिंह से विवाह कर दिया गया। किसके पास? किसके साथ में? स्वराजा जय सिंह ने अपनी पुत्री कृष्ण में। लेकिन अंत में जब कछवाही रानी ने, अमर कुंवरी ने सोचा कि मेरे वाले पुत्र को, भवानी सिंह को तो एक्सेप्ट नहीं किया गया, अपने क्या करते हैं, जो चुंडावती रानी है, चुंडावती रानी का जो पुत्र है जिसका नाम क्या है, उमेद सिंह को ही वो शासक बनाना चाहती थी। उमेद सिंह का समर्थन करने कौन आ गई? कौन आ गई? कछवाही रानी आ गई। ठीक है, कौन आ गई थी? सिंह के शासक बनने के बाद उसका भाई प्रताप सिंह भी उससे नाराज था। दलेल सिंह का भी एक भाई था जिसका नाम था प्रताप। वो भाई क्या करता है कि किसके साथ मिल जाता? कि अमर कुंवरी के साथ में। तो अमर कुंवरी ने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर, अब क्या है इंपॉर्टेंट ये है, बूंदी में क्या है कि अमर कुंवरी ने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को राखी बांधी और भाई बना लिया। तो याद रखना, मराठा था जिसका नाम था मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को किसने राखी बांधी थी? अमर कुंवरी ने। बूंदी की रानी थी, बुद्ध सिंह की पत्नी थी। बुद्ध सिंह की पत्नी थी जिसने क्या किया था? राखी बांधी किसको? मल्हार राव होलकर को। वह प्रताप सिंह के माध्यम से उसने 6 लाख रुपए देकर बूंदी पर आक्रमण करने के लिए बुला लिया। ये इंपॉर्टेंट है। मल्हार राव होलकर एक मराठा था जिसको क्या धर्म भाई बना लिया था? किसने? अमर कुंवरी ने। और बाद में क्या है, संदेशा भिजवाया उमेद सिंह के हाथों। किसके हाथों भिजवाया? सॉरी, प्रताप सिंह के हाथों। प्रताप सिंह कौन था? दलेल सिंह का भाई था। वही दलेल सिंह जिसका विवाह कृष्णा कुमारी से हुआ। और जब दलेल से ये अपना प्रताप सिंह जाता है किसके पास? मराठों के पास में। तो उसे कहा गया कि आप 6 लाख रुपए का लालच दीजिएगा मराठों को, और आप ये कहना कि सिर्फ आप बूंदी पर अटैक कर दो, और वर्तमान में जो राजा है दलेल सिंह, उनको क्या कर दो? अपदस्थ कर दो। ये सारी बातें मल्हार राव होलकर के साथ की गई, जो उसका भाई बनवाया गया था। तो 1734 ईस्वी के अंदर, 1734 ईस्वी के अंदर मल्हार राव होलकर व सिंधिया ने, सिंधिया मध्य प्रदेश में रहते हैं, मल्हार राव होलकर व महाजी सिंधिया ने बूंदी पर आक्रमण कर दिया और दलेल सिंह को वहां से क्या कर दिया? हटा दिया, और वहां का शासक बना दिया चुंडावती रानी का पुत्र जिसका नाम था उमेद सिंह। ठीक है, आगे बात समझ में? ये सारी कहानियां हो गई। ठीक है जी। कुछ समय तक क्या, फिर ये देखो ये फैक्ट कि यह मराठों के राजस्थान में प्रवेश की पहली घटना। तो राजस्थान में मराठों का जो पहला प्रवेश है वो बूंदी माना जाता है 1734। कब माना जाता है? 1700। तो ये आ सकता है। अब ये ऐतिहासिक घटना है कि एक तो हुडा सम्मेलन पढ़ेंगे, वो भी 17 जुलाई 1734 है। और बूंदी में का जो आगमन है, ये देखिए 1734 में होकर वह सिंधिया ने बूंदी पर आक्रमण कर दिया, तो ये भी 1734 है। उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठों को राजस्थान में पहली बार बुलाया गया। मराठों के राजा जयसिंह ने बूंदी पर पुनः अधिकार
कर लिया और वहां का शासक फिर से बना दिया किसे, दलेल सिंह को। किसको बना दिया, दलेल सिंह को, उमेद सिंह को वापिस हटा दिया था। ठीक है जी। राव उमेद सिंह की बात, उमेद सिंह ने कोटा के शासक दुर्जनशाल और मल्हारराव होलकर की सहायता से बूंदी की गद्दी प्राप्त की थी, ये हमने पढ़ लिया। और इसकी रानी, इनकी माता अमर कुंवरी ने मल्हारराव होलकर को राखी बांधी और मल्हारराव होलकर इनके मामा थे। उमेद सिंह के मामा का नाम क्या था, मल्हारराव होलकर। क्या नाम था, मल्हारराव होलकर था। देखिए अपने बूंदी की बात करें तो इसने मल्हारराव होलकर की पुत्री के विवाह में भाग लिया सिंह ने, तथा छत्रपति राम राजा के राज्याभिषेक में भी इसने भाग लिया। और इसने बूंदी के किले में चित्रशाला व उमेद महल का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, इंपॉर्टेंट। बूंदी में चित्रशाला व उमेद भवन का निर्माण किसने करवाया, तो चित्रशाला, बूंदी के अंदर चित्रशाला इसका किसने करवाया था, उमेद सिंह ने। लेकिन बूंदी के अंदर रंग महल का निर्माण किसने करवाया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, मैं पढ़ा के आया हूं आपको। ठीक है जी। बूंदी के शासक उमेद सिंह का एक घोड़ा था और उस घोड़े का नाम था हुंजा। उस घोड़े का भी नाम क्या था, हुंजा। तो याद रखना, जब बूंदी के संघर्ष के दौरान उमेद सिंह ने अपने हुंजा नामक घोड़े पर सवार होकर कई युद्ध लड़े थे। तो हुंजा नामक घोड़ा बूंदी के उमेद सिंह का था, कोटा के उमेद सिंह का नहीं था, बूंदी के उमेद सिंह का था हुंजा नामक घोड़ा। राव सिंह इंपॉर्टेंट है भाई। राव विष्णु सिंह की बात करें तो राव विष्णु ने 10 फरवरी 1818 को अंग्रेजों से संधि कर ली और अधीन था। तो ये अंग्रेजों से संधि करने वाला बूंदी शासक। से संधि करने वाला अंग्रेजों से संधि करने वाला बूंदी शासक, अंग्रेजों से संधि करने वाला बूंदी का शासक। ठीक है जी। और वो था साहब विष्णु सिंह। बूंदी खाई किसने, विष्णु ने अंग्रेजों के साथ बैठकर। कब खाई रे, कब खाई, 10 फरवरी 1818 ईस्वी में खाई बूंदी। तो बूंदी खाई किसके साथ बैठकर, बूंदी खाई विष्णु ने अंग्रेजों के साथ बैठकर 10 फरवरी 1818 में ज्यादातर संधियां हुई, 1817, 1818 और अंतिम रियासत कौन सिरोही थी जो कि 1823 के अंदर। तो उसके बाद में बात करें तो 1817, 10 फरवरी 1817 को बूंदी खाई विष्णु ने अंग्रेजों के साथ बैठकर अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं अपने 1831 से लेकर 1880, तो वो था राव राम सिंह। कौन सा था, राव राम सिंह। तो अपने बात करें कि बूंदी का वह राजा जिसने अंग्रेजों से संधि, विष्णु सिंह। कौन था, विष्णु सिंह। बूंदी का वह राजा जो 5857 की क्रांति का राजा था, राम सिंह। दौरान था वो राजपुताने का एकमात्र शासक था जिसने क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया। तो याद रखना, राजस्थान का वह राजा बताइए जिसने क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया। ऐसी एकमात्र रियासत थी जिसका नाम था बूंदी। बूंदी का राजा राम सिंह था। राम सिंह ने ऐसा क्यों किया, क्यों इसके दरबार में एक कवि था जिसका नाम था क्या, जिसका नाम था सूर्यमल मिश्र, जिसने वंश भास्कर वगैरह आदि प्रमुख ग्रंथों की रचना की थी। इसके प्रभाव में आकर ही क्या इसने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। ठीक है। उसके बाद में आता है, उसके बाद में एक शासक पढ़ेंगे एकीकरण के दौरान। एकीकरण के दौरान जो शासक था बूंदी का वो था बहादुर। अब तो एक दो चीजें अगर आपको पूछे, अंग्रेजों से संधि,
अगर आपको पूछे अंग्रेजों से संधि, अगर आपको पूछे 1857 के दौरान 1857 की क्रांति जो हुई थी उस समय बूंदी का शासक कौन था, अगर आपको पूछे शासक कौन था, ठीक है, तो याद रखना एकीकरण के दौरान बूंदी का शासक कौन था, याद रखना भाई। देखिए अंग्रेजों से संधि की विष्णु सिंह ने, किसने की थी, अंग्रेजों से संधि की, देखो बूंदी किसने खाई, विष्णु ने, किसके साथ बैठकर, अंग्रेजों के साथ बैठकर 10 फरवरी 1818 को। फिर बात कर लेते हैं 1857 की। 1857 की क्रांति के दौरान शासक था राम सिंह, और एकीकरण के दौरान था शासक बहादुर सिंह। कौन सा था, बहादुर सिंह। ये ऐसे प्रश्न आएंगे फोर्थ ग्रेड के अंदर, ठीक है। ये जो सारी बात, ये सारी बातें हैं, ये जो सारी, ये है बूंदी के शासकों के बारे में। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण के दौरान दूसरे चरण के अंदर, राजस्थान का जब एकीकरण हुआ उसका दूसरा चरण आया 25 मार्च 1948 को, तो उसे कहा गया था पूर्व राजस्थान। क्या कहा बोला गया था इसके, पूर्व राजस्थान या पूर्वी राजस्थान। और उसका क्या बनाया गया था, उपराज प्रमुख बनाया गया था। तो बूंदी के किस शासक को उपराज प्रमुख बनाया गया, बहादुर सिंह को। कौन से चरण के अंदर, दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान संघ, और ये बूंदी का अंतिम शासक था। और ये बूंदी का अंतिम शासक है, तो आज की क्लास का ये अंतिम बिंदु है, वो अंतिम शासक है हमारे लिए भी। तो अपने आगे वाली क्लासों के अंदर बने रहिए। ये कि आपको कैसी क्लास लगी आप देखिए, आप हमारा साथ देते रहिए। अपने कंटेंट एक से एक लेकर आएंगे, एक भर्ती नहीं, फोर्थ ग्रेड की भर्ती नहीं, आने वाले समय के अंदर रीट वगैरह के लिए बढ़िया काम करेंगे अपने। आपका साथ होना जरूरी है। धन्यवाद। आप सब्सक्राइब कर दीजिए नए जो बच्चे आए हैं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई गलती है, कोई अच्छी चीजें लग रही है तो कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।